अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की। सबसे पहले मैं डेविडसन से कराऊंगा एंड देन मैं इसको कराऊंगा थ्रू योर इरफान। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी दोनों की बात कर लूँगा क्योंकि हेपेटाइटिस डी ओनली परसिस्ट ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस बी का हमें पता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसका ये देखा गया हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी के ये रिस्क फैक्टर्स दिए हैं। इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन किस तरह हो सकती है कि अगर कोई हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वाली पॉजिटिव मदर हो तो वो क्या करा सकती है, वो हेपेटाइटिस बी को अपने क्या कहते हैं चाइल्ड में ट्रांसमिट कर सकती है। एंड ये देखा गया कि वो नियोनेट्स जिनको एट बर्थ ही हेपेटाइटिस बी वायरस का वर्टिकल ट्रांसमिशन से वो हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उन इंडिविजुअल्स में देयर इज़ अ 90 to 95% चांस कि उनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा। वैसे नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर हेपेटाइटिस बी का एडल्ट्स में ज़्यादातर ये देखा जाता है, अगर हेपेटाइटिस बी का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ भी तो 95% ऑफ द टाइम दे रिकवर स्पॉन्टेनियसली। सिर्फ लेस दैन 1% चांस होता है एडल्ट्स में कि उनको क्या कहते हैं फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होगा। एंड देयर इज़ ओनली 5 to 10% या लेस दैन 5% चांस कि दे विल डेवलप क्रॉनिक हेपेटाइटिस। नॉर्मली यही होता है कि 95% ऑफ द टाइम स्पॉन्टेनियसली उसकी रिकवरी हो जाती है। हाँ, जो वो न्यूनेट्स हैं जिनमें एट बर्थ हुआ था हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, उनमें देयर इज़ अ 90 to 95% चांस कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन परसिस्ट करेगा। एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस एज वी नो इट कैन लीड टू सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसकी मेन इंपॉर्टेंट इज़ इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये डिफरेंट सीरोलॉजिकल मार्कर्स हम चेक करते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, core antigen, E antigen, and the viral load which is checked through hepatitis B virus DNA। तो अगर हम सरफेस एंटीजन की बात करें, ये चीज़ याद रखेंगे कि जब भी किसी इंडिविजुअल में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलेगा सो दैट मीन्स कि उस बंदे को अभी करंटली हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इट इज़ द मेन इंडिकेटर ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। एंड जब भी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी मिल जाएगी, यानी एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिल जाएगी, तो उसका ये मतलब होगा कि अब उस बंदे में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए उसमें जो एंटीबॉडी है वो सरफेस एंटीजन के खिलाफ बन गई है एंड वो हमको पॉजिटिव मिल रही है। ये दो मेन चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर किसी में पॉजिटिव मिल रहा है तो उसका ये मतलब है कि उस बंदे को या उस बंदी को भी करंटली हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। एंड ये भी याद रखना है कि जैसे ही हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है वैसे ही हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीजन जो होता है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है आईजीएम एंटीबॉडी, वो फ़ौरन बन जाती है। ठीक है, याद रखना होगा जैसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होगा वैसे ही फ़ौरन आईजीएम क्या कहते हैं एंटीबॉडी टू योर कोर एंटीजन, एंटीबॉडी टू कोर एंटीजन आईजीएम एंटीबॉडी टू कोर एंटीजन फ़ौरन बन जाती है। एंड 6 महीने बाद वो जो कोर एंटीजन के खिलाफ आईजीएम जो बनी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आईजीजी एंटीबॉडी में। तो ये कुछ चीज़ें जो हमको याद रखनी होगी, ये मैं आगे टेबल से ही बता दूंगा। एंड हमको ये पता होना चाहिए इसमें साथ में कि अगर तो ये हो रहा है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी है अगर वो पॉजिटिव मिल रही है एंड वो पॉजिटिव मिल रही है विद द प्रेजेंस ऑफ योर कोर एंटीबॉडी, योर आईजीजी कोर एंटीबॉडी, तो इसका ये मतलब है कि उस इंडिविजुअल में पहले कभी कोई हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ था, तभी उसमें जो कोर एंटीबॉडी आईजीजी वाली टाइप है वो भी पॉजिटिव मिल रही है एंड तभी उसमें जो सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी वो भी पॉजिटिव मिल रही है। लेकिन अगर तो कोई ऐसा केस है जिसमें सिर्फ सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट मिल रही है, कोर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब है कि उस बंदे में कोई हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उस बंदे में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी हुई है, इसीलिए उसमें हमारे पास सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट मिल रही है, लेकिन कोर एंटीबॉडी जो है, जो कोर एंटीबॉडी आईजीजी है वो प्रेजेंट नहीं मिल रही। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखने होंगे। कोर एंटीजन का ये बताया हुआ कि सबसे पहले आईजीएम कोर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है एंड देन वो कन्वर्ट हो जाती है आईजीजी में। और सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है वो रखने कि इट यूजली अपेयर्स आफ्टर अबाउट 3 to 6 months एंड इट कैन ऑल्सो परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स और इट कैन ऑल्सो परसिस्ट परमानेंटली, जो सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। ई एंटीजन की बात करें तो ई एंटीजन इज़ योर बेसिकली अ गुड मार्कर फॉर योर वायरल रेप्लिकेशन एंड इट इज़ अ गुड मार्कर फॉर योर मोड ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। भी बताता है कि जिन इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, जिन इंडिविजुअल्स में हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन पॉजिटिव होता है वो इंडिविजुअल्स का ये मतलब है कि दे हैव हाई चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग हेपेटाइटिस बी वायरस एज़ कम्पेयर टू दोस्त हु आर ई एंटीजन नेगेटिव। एंड ये भी देखा गया कि जितना ज़्यादा ई एंटीजन ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा चांस है कि उनमें हेपेटाइटिस बी वायरस का जो डीएनए जो वायरल लोड है वो भी ज़्यादा होगा। हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए हम पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं एंड वही चीज़ मैंने बताई, जितना ई एंटीजन ज़्यादा मिलेगा उतना ही चांस है कि हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ डीएनए भी ज़्यादा मिले। मेन चीज़ याद रखनी है कि ई एंटीजन इज़ अ मोड, इट डिपिक्ट्स योर मोड ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी।
वो चिल्ड्रन या वो नियोनेट्स जिनको पेरीनेटली इन्फेक्शन एक्वायर्ड हो गया था उनकी मदर से, उनमें जो हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन है दैट परसिस्ट फॉर 10 to 30 ईयर्स एज़ कम्पेयर टू योर एडल्ट जिनको एडल्ट लाइफ में क्या कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन एक्वायर हुआ होगा, उन एडल्ट्स में 3 to 6 मंथ्स तक ही हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद वो यूजली कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखनी थी। उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, एक्यूट की डिफरेंट है, क्रॉनिक की डिफरेंट है। एक्यूट की नॉर्मली सिम्टोमेटिक है, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी की बात करें तो 95% ऑफ द एडल्ट्स उनमें फुल स्पॉन्टेनियसली रिकवरी आ जाती है। एडल्ट्स की बात करें 95% ऑफ द एडल्ट्स दे रिकवर स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि मैंने भी ऊपर बता दिया था कि जो चाइल्ड होते हैं जिनको क्या कहते हैं पेरीनेटली इन्फेक्शन हो चुका होता है उनमें 90 to 95% ऑफ द टाइम वो क्रॉनिक की स्टेट में ही चले जाते हैं। तो अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी की बात करें 95% ऑफ द एडल्ट्स विल डेवलप फुल स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ओनली लेस देन 1% ऑफ द एडल्ट्स विल हैव फुलमिनेंट लिवर फेलियर एंड लेस देन 5% या इरफान में लिखा हुआ 5 to 10% विल डेवलप क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो जो इसकी वो होती है ट्रीटमेंट होती है वो नॉर्मली सपोर्टिव सिम्टोमेटिक ही होती है। एंटीवायरल थेरेपी हम तब देंगे अगर तो सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 4 वीक्स, या तो जो हमारे पास INR रेशियो आई है वो मोर देन 1.5 आई हो, क्या कहते हैं हमारी उसमें कोगुलेशन प्रोफाइल में, तभी हम एंटीवायरल थेरेपी पे जाते हैं, वरना ज़्यादा एंटीवायरल थेरेपी भी यूज़ नहीं करते। लेकिन ये याद रखना है कि अगर तो जो हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन है या हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है, अगर तो वो मोर देन 6 मंथ्स तक परसिस्ट करता रहे, मोर देन 6 मंथ्स तक परसिस्ट करता रहे, तो इसका ये मतलब है कि अब वो एक्यूट इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर तो ई एंटीजन और सरफेस एंटीजन मोर देन 6 मंथ्स तक क्या कहते हैं हमारे पास उसमें सीरोलॉजी में मिलता रहे। एंड पीछे टेबल दिया हुआ है वो भी मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। सीरोलॉजी का एक अच्छा टेबल है, ये हम पैथोलॉजी में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं और ये हम शायद आगे पूरी लाइफ पढ़ते रहेंगे क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज़ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है हेपेटाइटिस बी वायरस ने आके इन्फेक्ट कर दिया लेकिन अभी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो उस केस में यही होगा सरफेस एंटीजन एंड जो कोर एंटीबॉडी होती है, कोर एंटीबॉडी का IgM जो कि सबसे पहले इनिशियली डेवलप हो जाते हैं, वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी कोई चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिलेंगी। फिर एक्यूट हेपेटाइटिस के स्टेट में यही होगा कि जब अर्ली होगा तो अर्ली के स्टेट में भी यही दोनों पॉजिटिव मिल होंगे, एंड जब इस्टेब्लिश हो जाएगा एक्यूट हेपेटाइटिस उस केस में भी सरफेस एंटीजन IgM एंड कुछ IgM जो IgG में कन्वर्ट हो रही होगी, एज वी कैन सी ओवर है कि कुछ IgM IgG में कन्वर्ट हो रही होती है, तो हमको IgG एंटीबॉडी भी पॉजिटिव मिलती है। कॉन्वेलेसेंस का पीरियड इसका मतलब है कि अब इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। मैंने कहा था जब भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा उस केस में क्या होगा कि एंटीजन नेगेटिव हो जाएगा, एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। 3 to 6 मंथ्स इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमको थोड़ी बहुत IgM मिल रही होगी एज वी कैन सी ओवर है, लेकिन जैसे ही 6 to 9 मंथ्स का पीरियड आ जाएगा तो उस केस में IgM फुली कन्वर्ट हो गई होगी IgG में, तो IgG पॉजिटिव मिल रही होगी एंड सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल रही होगी। पोस्ट इन्फेक्शन भी यही है कि जो IgG है, IgG एज वी कैन सी गेट परसिस्ट फॉर लाइफ, एंड वी कैन ऑल्सो सी कि जो हमारे पास वो होता है सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है, ये वाला जो मैंने दिखाया हुआ है, ये विच डेवलप आफ्टर 3 to 6 मंथ्स, ये भी हमको फिर पॉजिटिव मिलती है परमानेंटली ऑलमोस्ट फॉर लाइफ, तो ये भी पोस्ट इन्फेक्शन पॉजिटिव मिलेंगे। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि इम्यूनाइजेशन हुई हो यानी वैक्सीनेशन हुई हो विदाउट एनी इन्फेक्शन, तो अब इस केस में सिर्फ इम्यूनाइजेशन हुई है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव होगा और एंटीबॉडी भी नेगेटिव होगी क्योंकि इन्फेक्शन तो हुआ नहीं था, लेकिन इम्यूनाइजेशन हो गई है तो सरफेस एंटीजन जो है वो सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो हमको पॉजिटिव मिलेगी। तो एक छोटा सा टेबल था, मैंने कहा बता दूँ। हमने एक्यूट की ट्रीटमेंट पढ़ ली, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के जो केसेस होते हैं ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एंड इसका ये मतलब है कि द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, दे हैव अ चांस कि दे कैन डेवलप सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड दे डेवलप दीज कंडीशंस आफ्टर 5 to 20 ईयर्स। तो मेन चीज़ जो हमारी होती है इसकी ट्रीटमेंट में हम मेन चीज़ जिस पर हम फोकस करते हैं वो ये फोकस करते हैं कि एक तो हमने हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन की सीरो कन्वर्जन यानी उसको पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, हेपेटाइटिस बी वायरस DNA का यानी उसका वायरल लोड रिड्यूस करना है, एंड LFTs को नॉर्मलाइज करना है। तो हम किन एंटीवायरल की तरफ जाते हैं और हाँ, हम कब कब ये ट्रीटमेंट देते हैं कि एक तो जब सिरोसिस चल रहा होगा तब भी ये देनी चाहिए, एंड वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हो गई हैं जिनको हेपेटाइटिस बी का वायरस क्रॉनिक हो चुका है तो उन केसेस में भी, ताकि उनके बच्चों को ना लगे हेपेटाइटिस बी का, उनमें भी हम ये वाली ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, हम आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग न्यूक्लियोसाइड एंटीवायरल एजेंट्स पे। एंटीवायरल एजेंट्स पे से जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, आजकल हम एंटिकेविर, ये नाम याद रखने होंगे, नाम हर हाल में याद रखने होंगे, एंटिकेविर एंड टेनोफोविर की हम मोनोथेरेपी दे रहे हैं। यहाँ हम एंटिकेविर देते हैं, यहाँ हम टेनोफोविर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। पुराने ज़माने में हम लेमिवुडीन देते थे, लेकिन लेमिवुडीन का भी नाम याद रखते हैं, पर ये याद रखते हैं लेमिवुडीन हम आजकल नहीं देते।
आजकल इसलिए नहीं देखे क्योंकि उसका ये लिखा गया कि अब लेमिविडीन के ख़िलाफ़ एक नया, जब लेमिविडीन की हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके खिलाफ हेपेटाइटिस बी वायरस का नया म्यूटेंट निकल रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस इज और डीएनए वायरस, तो उसके खिलाफ एक म्यूटेशन आ गई जिसको हम YMDD वेरिएंट कहते हैं। वो YMDD वेरिएंट यही कराता है कि वो जो पास्ट HPV का इन्फेक्शन होता है उसको रीएक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आजकल लेमिविडीन के खिलाफ लेमिविडीन इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, हम एंटीकेविर एंड टेनाफोविर देते हैं। लेमिविडीन हम कब कब दे सकते हैं, एक इरफान में इसका यूज़ लिखा है, यहाँ पे भी इसका यूज़ लिखा है, वो ये लिखा है कि वो इंडिविजुअल्स जिनको पहले कभी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था एंड इफ देर अंडरगोइंग एनी ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट या कीमोथेरेपी विच इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट, तो उन इंडिविजुअल्स में, ताकि रीएक्टिवेट ना हो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन, उन इंडिविजुअल्स में हम लेमिविडीन देते हैं। वैसे आजकल हेपेटाइटिस बी वायरस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस को ट्रीट करने के लिए हम जो एंटीवायरल्स यूज़ करते हैं उसमें एंटीकेविर या टेनाफोविर में से कोई एक देते हैं, और हम साथ में कौन सा नाम याद रखना होगा, साथ में हम देते हैं पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन दोज पेशेंट्स who are having low viral load and who are having serum transaminases greater than twice the upper limit। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो 1 ईयर तक चलती है, लेकिन याद रखना है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन्फॉर्म में लिखे हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ। इसका यही है कि अगर तो किसी में सिरोसिस है दैन हम पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा नहीं देंगे, क्योंकि उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि करती क्या है, ये जो सीरम के ट्रांसमाइनेसिस के लेवल हैं उनको बढ़ा देती है एंड ये लिवर फेलियर को भी फर्दर प्रेसिपिटेट कर देती है। तो एंटीकेविर, टेनाफोविर, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा एंड लेमिविडीन, ये ड्रग्स के नाम याद रखने। बाकी अगर तो काफ़ी ज़्यादा सिरोसिस हो गया या काफ़ी एडवांस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कराते हैं, हम फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन करा देते हैं। किन इंडिविजुअल्स में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, वो इंडिविजुअल्स जो कि मेल हों, एज जिनकी ज़्यादा हो, स्मोक करते हो, डायबिटीज़ हो, फैमिली हिस्ट्री हो एंड हाई वायरल लोड हो। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस बी वायरस। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, कि ओवरऑल हेपेटाइटिस बी वायरस को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन में 2 ही चीज़ें आती हैं, वैक्सीन एंड योर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर हम उन एडल्ट्स की बात करें या उन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स की बात करें, हमको किन किन इंडिविजुअल्स को वैक्सीन लेनी होती है, तो जो रिकम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होते हैं हम ज़्यादातर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को देते हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में कौन कौन से लोग आते हैं, जो कि पेरेंटल ड्रग यूज़र्स हैं, मेल्स हु आर हैविंग सेक्स विद अदर मेल, या जो जिनके क्या कहते हैं सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा हैं, पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक हीमोडायलिसिस पे लगे हुए हैं, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड लेबॉरेटरी पर्सनल, क्योंकि उनका कॉन्स्टेंटली ब्लड के साथ कांटेक्ट होता रहता है और इन तीनों के ब्लड से भी हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन इंडिविजुअल्स को हमने वैक्सीन देनी होगी, वैक्सीन की भी रिकम्बिनेंट टाइप देनी होती है। लेकिन याद रखना कि वैक्सीन इज़ ओनली इफेक्टिव फॉर दोज इंडिविजुअल्स जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन ना हुआ। जिस किसी इंडिविजुअल को भी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उनके खिलाफ वैक्सीन इज़ इनफेक्टिव, उनमें फिर वैक्सीन कोई काम नहीं कर पाएगी। उन इंडिविजुअल्स को हमने क्या करना होगा, उन इंडिविजुअल्स को अगर हमें पता चल जाए कि भाई इस बंदे को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन लग गया, तो विदिन 48 आवर्स हमको फ़ौरन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देना चाहिए स्पेसिफिक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, ताकि हम उसको जो वो है हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन उसको टू सम एक्सटेंट मैनेज एंड प्रिवेंट कर सकें। तो हम वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरफ जाते हैं। एंड अगर हम नियोनेट्स की बात करें तो नियोनेट्स को, दोज नियोनेट्स हु आर बोर्न टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर्स, दे शुड बी इम्यूनाइज्ड एट बर्थ। एंड आजकल हमारे एपी में भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन एट बर्थ दी जाती है। एंड वो नियोनेट्स जो कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर्स से क्या कहते हैं पैदा हुए, उनमें वैक्सीनेशन के साथ साथ उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे देनी चाहिए। एंड देयर सर्जरी शुड बी रिपीटेड आफ्टर 12 मंथ्स। दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रिवेंशन। अगर हम हेपेटाइटिस डी की भी बात कर लें, इसमें तो हेपेटाइटिस डी का यही है कि वी नो कि हेपेटाइटिस डी वायरस ओनली परसिस्ट इफ हेपेटाइटिस बी इज़ प्रेजेंट। हेपेटाइटिस डी करता क्या है कि या तो वो साइमल्टेनियसली हेपेटाइटिस बी के साथ इन्फेक्ट कर सकते हैं, या वो जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस है उनको सुपर इन्फेक्ट कर सकता है। एंड हेपेटाइटिस डी का बस यही याद रखना है कि उसकी हम इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, हम जो उसका एक डेल्टा एंटीजन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हेपेटाइटिस डी का वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी जो उसकी मैनेजमेंट एंड जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे सेम है एज हेपेटाइटिस बी वायरस। सो दैट वाज ऑल। अब मैं इरफान के थ्रू करा देता हूँ। तो अगर हम इरफान में बात करें हेपेटाइटिस बी की क्लिनिकल फीचर्स में, सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन के क्लिनिकल फीचर्स मतलब से दिए हुए क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीवर, जॉन्डिस जिसमें मिक्स्ड हाइपरबाइलिरुबिनीमिया होगा कि बोथ इनडायरेक्ट एंड बोथ अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड कैन बी राइज। पेनफुल हेपेटोमेगाली, एलिवेटेड ALT के लेवल्स मिलेंगे जो कि हमने पीछे पढ़ लिया था। एंड फॉलोड बाय रिकवरी, क्योंकि हमने बता दी 95% ऑफ द केसेस रिकवर कर जाते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन के ओनली लेस देन 1% दे गो टू फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। क्रॉनिक की बात करें तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होते हैं उनमें 90 to 95% दे गेट क्रॉनिक इन्फेक्शन के जिनको पेरिनेटली एक्वायर्ड किया फ्रॉम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर से। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में वही रिस्क फैक्टर्स आते हैं जो कि इंजेक्शन ड्रग यूज़ करते हैं
अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से हो गया हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंड टैटूज़ वगैरह से हो गया हो। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का लेवल जो है, जो चांस है, वो भी वही जिनको पेरिनेटल ट्रांसमिशन हुआ है, जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए के ज़्यादा लोड है, उनमें ज़्यादा चांस है। एक्स्ट्राहेपेटिक सिंड्रोम क्या क्या हो सकता है? पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस एंड पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। ये सीरोलॉजिक पैटर्न दिखाए हैं इसमें, यही दिखाया है कि जब एक्यूट इन्फेक्शन है तो उस केस में सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव मिलेगा, ई एंटीजन भी पॉजिटिव मिलेगा, एंड जो कोर एंटीबॉडी की आईजीएम है वो पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन अभी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नेगेटिव होगी। क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, ई एंटीजन पॉजिटिव, एंड जो कोर एंटीबॉडी होगी वो आईजीजी में कन्वर्ट हो गई होगी। जब इम्यूनिटी आ जाएगी इस इन्फेक्शन से तो क्या होगा? सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, ई एंटीजन भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोर एंटीबॉडी का आईजीजी पॉजिटिव मिलेगा। एंड अगर तो वैक्सीनेशन हुई हो, कोई इन्फेक्शन ना हुआ तो सरफेस एंटीजन, ई एंटीजन, कोर एंटीबॉडी सब नेगेटिव होंगे, ओनली सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। एंड विंडो पीरियड एक वो फेज़ होता है जिसमें हमारे पास सरफेस एंटीजन एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडी दोनों नेगेटिव मिलती है, लेकिन जो कोर एंटीबॉडी का आईजीएम होता है वो पॉजिटिव मिलता है। ये हमने पैथो में पढ़ा था। ट्रीटमेंट क्या है? गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? गोल्स ऑफ क्रॉनिक ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि एक्यूट की तो हमें पता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाती है कि सीरो कन्वर्जन ऑफ HBe एंटीजन के नेगेटिव हो जाए, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, HBV डीएनए का जो वायरल लोड है वो रिड्यूस हो जाए, सीरम ALT के LFTs नॉर्मल हो जाएं, एंड हिस्टोलॉजिक इंप्रूवमेंट आ जाए इन इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट एक्यूट की वही सपोर्टिव है, ओनली हॉस्पिटलाइज इफ देयर इज चेंज इन मेंटल स्टेटस और प्रोलॉन्ग INR एंड मॉनिटर फॉर एक्यूट लिवर फेलियर, जिसका चांस लेस दैन 1% होता है। नेचुरल हिस्ट्री इसकी वही बताइए कि 90 to 95% रिकवर, 5 to 10% क्रॉनिक हेपेटाइटिस, या अगर हम उसमें देखें डेविडसन में लेस दैन 5% लिखा हुआ था। एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस ड्यू टू बर्थ एंड 95% ऑफ द चाइल्ड हु एक्वायर्ड इन्फेक्शन एट बर्थ। इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? 2 इंडिकेशन आती हैं। वो इंडिविजुअल्स जिनमें ई एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है एंड उसकी जो डीएनए का वायरल लोड है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, विद एबनॉर्मल सीरम ALT के मोर देन 2 times इट्स अपर लिमिट आ रही है। या वो इंडिविजुअल्स जिनमें ई एंटीजन नेगेटिव है, वायरल लोड भी 2000 से बढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल सीरम ALT तो आई है, लेकिन लिवर बायोप्सी में हमको ये देखा गया हमको मार्क्ड इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस मिली है, स्टेज 2 की फाइब्रोसिस मिली है। कौन सा हमारे वो होते हैं? एंटीवायरल एजेंट्स, एंटिकेविर एंड टेनिफोविर, गुड फर्स्ट लाइन एजेंट्स, वेल टॉलरेटेड। एंटिकेविर का याद रखना है कि इट रिड्यूसेस द सीरम HBV डीएनए मोर इन HBe एंटीजन नेगेटिव इंडिविजुअल्स देन दोस इन HBe एंटीजन पॉजिटिव, एंड इसका एंटी HIV एक्शन होता है, इसलिए इट इज़ एंटिकेविर का याद रखना है कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन HIV पेशेंट्स और दोज HIV पेशेंट्स हु आर नॉट ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। टेनिफोविर का भी अच्छा वो यूज़ देखा गया है। लेमिवोडिन का यही है कि लेमिवोडिन के खिलाफ अब YMDD म्यूटेंट आ गया एंड लेमिवोडिन का ये देखा गया कि इट इज़ ओनली इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द लिवर फंक्शन इन दोज पेशेंट्स विद डिकम्पनसेटेड सिरोसिस या टू प्रिवेंट द नीड फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। या वही जो हमने डेविडसन ने पढ़ा था कि वो लोग जो कि इम्यूनोसप्रेशन की तरफ जा रहे हैं उनमें हम रीएक्टिवेशन को प्रिवेंट करने के लिए लेमिवोडिन दे देते हैं। YMDD म्यूटेंट इसमें उन्होंने ये बताया कि 9 months आफ्टर थेरेपी आ जाता है। डेविडसन में ये लिखा हुआ था कि 3 years आफ्टर थेरेपी आता है कि देयर इज़ बेसिकली राइज इन वायरल लोड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जो हम दूसरी दवा देते हैं वो है पैगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा, विच इज़ बेस्ट रेट ऑफ HBe एंटीजन सीरो कन्वर्जन, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, लाइक एक्यूट फ्लू लाइक इलनेस, हेडेक्स, माइल्जिया, डिप्रेशन, रिवर्सिबल हेयर लॉस, बोन मैरो सप्रेशन, एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिरोसिस, क्योंकि वो क्या करती थी? लिवर फेलियर और ट्रांसअमाइनेसिस के लेवल को बढ़ा दिया करती थी। इसमें याद रखने के जो ई एंटीजन पॉजिटिव है उनमें इसका काफ़ी हाई रिस्पॉन्स होगा एंड ई एंटीजन नेगेटिव में इसका लो रिस्पॉन्स होगा। मोस्ट इफेक्टिव इन दोस्त हु हैव लो वायरल लोड एंड एबनॉर्मल ALT, जो हमने डेविडसन में पढ़ लिया था। एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी आजकल एक्सेप्टेबल है क्योंकि इट हैज़ रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट टू लेस दैन 10% एंड इंक्रीज द 5 year सर्वाइवल रेट टू 80%। और हम पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रोफाइलैक्सिस में क्या देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं एंड हम यही एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस बी वायरस। आई होप इस समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।